गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था। और अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Faraday's law of electrolysis. देखो, अगर हम फैराडेज लॉ को कंसीडर करें तो यहाँ पे हम दो लॉज को डिफाइन करते हैं। एक को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड दूसरे को सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो वन बाय वन मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आप लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नोट करो स्टेटमेंट, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law, amount of a substance discharged at the electrode, amount of a substance discharged at the electrode, amount of a substance discharged at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed. Amount of a substance discharged at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution. Amount of a substance discharged at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution. Quantity of electricity passed through the electrolytic solution. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, amount of a substance discharged W, amount of a substance discharged W is directly proportional to quantity of electricity passed, quantity of electricity passed Q. ठीक है,
ये है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं भाई W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और फिर हम जब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q। W इज इक्वल टू Z इंटू Q, where Z is a proportionality constant, called electrochemical equivalent। ठीक है, Z को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। Z एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब बात आती है आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, तो अब जरा देखो, जैसे मैंने लिखा W इज इक्वल टू Z इंटू Q। अगर हम यहाँ पे Q को 1 कूलम लेते, अगर Q को 1 कूलम लेते हैं, देन W इज इक्वल टू क्या? Z। अगर Q वैल्यू को हम यहाँ पे 1 कूलम कंसीडर करें तो W वैल्यू किसके बराबर है? Z के बराबर है। अब यहीं से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डिफिनीशन आती है। तो अब आप इसकी डिफिनीशन लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसकी डिफिनीशन लिखो। लिखो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिस्चार्ज्ड, amount of a substance discharged at the electrode, amount of a substance discharged at the electrode when 1 coulomb of electricity is passed, through the electrolytic solution, when 1 coulomb of electricity is passed through the electrolytic solution, when 1 coulomb of electricity is passed through the electrolytic solution is called electrochemical equivalent, of that substance, electrochemical equivalent of that substance। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहां पे बोला जा रहा है कि अगर हम एक सॉल्यूशन से 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पे उस सब्सटेंस का कितना अमाउंट इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो रहा है। तो जो अमाउंट उसका इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो रहा है वो उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे आपने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा? W इज इक्वल टू Z इंटू Q। ठीक है, W इज इक्वल टू Z इंटू Q। तो अब देखो, क्योंकि आपको पता है Q क्या है, Q इज इक्वल टू I इंटू T, Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। W इज इक्वल टू Z I T।
ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप नोट करो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले मुझे बताओ यहाँ पे एक एक बात समझ में आ गई आपको फर्स्ट लॉ की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second law of electrolysis. Statement लिखो. According to this law, if same quantity of electricity is passed, according to this law, if same quantity of electricity is passed, according to this law, if same quantity of electricity is passed through the electrolytic solution, if same quantity of electricity is passed through the electrolytic solution, then the amount of different substance discharged, at the electrode, then the amount of different substance discharged at the electrode is directly proportional to their equivalent masses. ठीक है, तो अब जैसे यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है, W मतलब अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिस्चार्ज, W is directly proportional to equivalent mass of that substance. W is directly proportional to E, लेकिन ऐसा कब होगा? If Q is constant. तो क्या बोला गया कि अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, यानी कि Q क्या है? कांस्टेंट है. इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, देन द अमाउंट, अब देखो अमाउंट क्या है यहाँ पे? W. Then the amount of different substance discharged at the electrode is directly proportional to their equivalent masses. ठीक है, तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इसका मतलब देखो हम यहां पे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज W by E is constant if Q is constant. अब आप मुझे बताओ ये W by E क्या है? Number of gram equivalent. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. वेरी गुड. तो ये W by E नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है. तो अब हम सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को एक और तरीके से भी बोल सकते हैं. ठीक है, लिख लो. ऑल्टरनेटिवली this can be stated as if same quantity of electricity is passed
through the electrolytic solution, if same quantity of electricity is passed through the electrolytic solution, then number of gram equivalent, of different substance discharged, at the electrode, number of gram equivalent of different substance discharged at the electrode are always equal. अब यहां पे नोट कर लो, therefore second law of electrolysis is also called law of chemical equivalence. तो हम सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लिखो conclusion from first law and second law of electrolysis. Conclusion from first law and second law of electrolysis. ठीक है, तो अब पहले तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे और बता रहा हूं, पहले इस बात को समझ लो, फिर उसके बाद उस कंक्लूजन पार्ट पे आएंगे। जैसे आपको पता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अब अगर आप इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करो तो इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फैक्टर क्या होना चाहिए बताओ? इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, जिसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का 1 मोल इलेक्ट्रॉन के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। Yes, sir. बोल सकते हैं? तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? 96,500 कूलम। हाँ, वेरी गुड, 96,500 कूलम होता है। ठीक है, कैसे निकालोगे? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो 96,500 कूलम, इसी को हम 1 फैराडे भी बोलते हैं। ये वैल्यू 1 फैराडे के इक्वल है। तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन is equal to charge of 1 gram equivalent of electron, and this is equal to 96,500 coulomb, and this is equal to 1 फैराडे। ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो, अगर हम अब मैं उस कंक्लूजन पार्ट पे आ रहा हूं।
फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो अब हम ये लिख सकते हैं, इफ Q is equal to 1 Faraday, if Q is equal to 1 Faraday, 1 Faraday means कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन को पास कर, ठीक है। तो अगर हम Q को 1 फैराडे लेते हैं, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये बोलता है कि किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व जितने भी कंपोनेंट्स हैं, किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सबके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होने चाहिए। तो क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंसीडर किया है, तो नेचुरल सी बात है कि किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट डिस्चार्ज होगा वो भी क्या होना चाहिए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इफ Q is equal to 1 Faraday, that is 1 gram equivalent of electron, then W by E is equal to 1. If Q is equal to 1 Faraday, then W by E is equal to 1 gram equivalent. ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि W is equal to क्या होना चाहिए? E होना चाहिए। भाई W by E अगर 1 है तो W किसके बराबर हो जाएगा? W is equal to E होना चाहिए यहां पे। तो अब आप यहां पे देखो, सिंस W is equal to Z into Q, ये होता है, कहां से लिखा? फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ। अब हम यहां पे ये पुट करते हैं कि अगर Q is equal to F है, Q is equal to क्या? F है, तो W is equal to E है, ठीक है। तो W की जगह पे क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, और Q की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? F आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं E is equal to Z into F। अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. W is equal to E कब होता है? जब Q is equal to F होता है, ठीक है। तो हमने W की जगह पे E पुट कर दिया और Q की जगह पे F पुट कर दिया, तो यहां से हमें क्या मिला? Z is equal to E by F। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के लिए ये एक्सप्रेशन मिल गया, Z is equal to E by F। अब ये Z is equal to E by F को अगर हम फर्स्ट लॉ के एक्सप्रेशन में पुट कर दें, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या लिख सकते हैं बेटा? W is equal to E by F into Q। W is equal to E by F into Q, ठीक है, E into Q by F। अब यहां से आप देखोगे आपको कई सारे और भी फॉर्म मिलेंगे, अब मैं एक एक करके लिख रहा हूं। तो W is equal to E into Q by F, या आप हम इसको क्या लिख सकते हैं? E I T upon F। E I T upon F, या हम इसको ये लिख सकते हैं, जो इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर।
ये होता है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं MIT अपॉन NF। ठीक है, तो W इज इक्वल टू E इंटू क्यू बाई एफ, या हम इसको लिख सकते हैं EIT बाई एफ, या हम इसको लिख सकते हैं MIT अपॉन NF लिख सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो ये रिजल्ट हमें यहां से मिलता है। तो ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को एक साथ कंसीडर करते हुए हम इस रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं। अब देखो यहां पे एक टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी और एफिशिएंसी फैक्टर। करंट एफिशिएंसी और एफिशिएंसी फैक्टर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल नीटा। इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बेटा, एक बात मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। जैसे आपको अनाउंस किया गया है कि आपका इस वीक में 2 टेस्ट होगा, मतलब एक टेस्ट आपका सैटरडे होगा और एक टेस्ट आपका संडे होगा। सैटरडे वाला टेस्ट जो है वो आइसोमेरिज्म का है, फाइनल टेस्ट, और संडे को जो आपका टेस्ट होगा वो सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टेस्ट है। ठीक है, संडे वाला टेस्ट सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टेस्ट है। और आपने देखा होगा कि टेस्ट जो है वो क्लास के टाइमिंग में रखा गया है। इसका मतलब आप ये समझ लेना कि सैटरडे और संडे कोई क्लास नहीं होगी। सैटरडे और संडे कोई क्लास नहीं होगी, सिर्फ आपका टेस्ट होगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, संडे आपकी कोई क्लास नहीं होनी है, क्लास के टाइमिंग में ही जो है वो टेस्ट होने। ट्यूसडे होगी क्लास, वो अगर क्लास होनी होगी तो अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, मंडे को जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा अगर क्लास होनी होगी तो। करंट एफिशिएंसी और एफिशिएंसी फैक्टर, डिफिनीशन लिखो, डिफिनीशन लिखो, लिखो द रेशियो ऑफ the ratio of amount of a substance, the ratio of amount of a substance actually deposited, the ratio of amount of a substance actually deposited, the ratio of amount of a substance actually deposited with respect to the maximum amount of the substance, with respect to the maximum amount of the substance, with respect to the maximum amount of the substance theoretically possible to deposit, with respect to the maximum amount of the substance theoretically possible to deposit, is called electrochemical equivalent, is called is called current efficiency or efficiency factor, is called current efficiency or efficiency factor।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन को। द रेशियो ऑफ amount of a substance actually deposited with respect to the maximum amount of the substance theoretically possible to deposit, with respect to the maximum amount of the substance theoretically possible to deposit is called current efficiency or efficiency factor। तो अब आप देखो यहां पे करंट एफिशिएंसी और एफिशिएंसी फैक्टर नीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्चुअल अपॉन डब्ल्यू थ्योरेटिकल। ठीक है, डब्ल्यू एक्चुअल अपॉन डब्ल्यू थ्योरेटिकल। तो यहां से आप देख सकते हो दिस इंप्लाइज डब्ल्यू एक्चुअल यानी कि जो अमाउंट एक्चुअल में डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, दैट अमाउंट इज इक्वल टू नीटा टाइम्स डब्ल्यू थ्योरेटिकल। ठीक है, डब्ल्यू एक्चुअल इज इक्वल टू नीटा टाइम्स डब्ल्यू थ्योरेटिकल। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं इसमें डब्ल्यू थ्योरेटिकल क्या है। डब्ल्यू थ्योरेटिकल बेसिकली ये जो आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाला है ना, ये सब ये डब्ल्यू थ्योरेटिकल। ठीक है, डब्ल्यू थ्योरेटिकल इज इक्वल टू ई इंटू क्यू बाई एफ या ई आई टी बाई एफ और एम आई टी अपॉन एन एफ, ये डब्ल्यू थ्योरेटिकल है बेटा। तो डब्ल्यू एक्चुअल इज इक्वल टू नीटा टाइम्स डब्ल्यू थ्योरेटिकल। तो अब हम यहां पे देखो ये लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्चुअल इज इक्वल टू नीटा ई क्यू बाई एफ। नीटा ई क्यू बाई एफ, या हम इसको लिख सकते हैं नीटा ई आई टी बाई एफ, या हम इसको लिख सकते हैं नीटा एम आई टी अपॉन एन एफ, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डब्ल्यू एक्चुअल होगा। अच्छा, एक बात और, अगर प्रॉब्लम में ये नीटा वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है, अगर करंट एफिशिएंसी वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन नहीं है तो आप उसको 100% लेकर के चलोगे, यानी कि नीटा वैल्यू 1 लेकर के चलोगे। अगर ये गिवन है प्रॉब्लम में कि 75% करंट एफिशिएंसी है या 50% करंट एफिशिएंसी है, तो फिर तो आप उसके अकॉर्डिंग नीटा वैल्यू को पुट करोगे, और अगर नहीं गिवन है तो आपको इसको 1 लेना है। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब आप नोट करो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस in terms of volume of gas evolved। Faraday's law of electrolysis in terms of volume of gas evolved। आप देखो इसके लिए आपको करना क्या है,
कुछ सिंपल से सब्स्टिट्यूशन करने हैं। जैसे जहां पे आपने W लिखा है, ये W थ्योरेटिकल वाले एक्सप्रेशन में W की जगह पे आपको वहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस लेना। W की जगह पे क्या लेना है? वॉल्यूम ऑफ गैस कंसीडर करना है। ठीक है, इसी तरीके से जहां पे इक्विवेलेंट मास कंसीडर किया है आपने, ठीक है, उसकी जगह पे आपको कंसीडर करना है इक्विवेलेंट वॉल्यूम को, गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम को कंसीडर करोगे। और जहां पे आपने मॉलिक्यूलर मास टर्म को कंसीडर किया है, मॉलिक्यूलर मास की जगह पे आप वहां पे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस को कंसीडर करोगे। सिर्फ ये रिप्लेसमेंट करने हैं, W की जगह पे V, इक्विवेलेंट मास की जगह पे इक्विवेलेंट वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर मास की जगह पे मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो फिर अब आप देखो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा। V इज इक्वल टू, जैसे पहला वाला एक्सप्रेशन क्या था, E इंटू क्यू बाई एफ, साथ में करंट एफिशिएंसी को अगर हम कंसिडर करें तो हम इसको लिख सकते हैं नीटा V इक्विवेलेंट, ठीक है, Q बाई एफ, नीटा V इक्विवेलेंट इंटू Q बाई एफ, ये लिख सकते हैं। या हम इसको लिख सकते हैं नीटा V इक्विवेलेंट IT बाई एफ। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं नीटा VM, ठीक है, नीटा VM IT अपॉन NF। तो अगर सीधे वॉल्यूम ऑफ गैस आपसे पूछा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व कितना होगा, तो फिर आपको ये रिजल्ट यूज करना है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई मोलर वॉल्यूम तो हमें पता है, मोलर वॉल्यूम STP पे गैस का 22.4 लीटर होता है, तो मोलर वॉल्यूम वैल्यू हमें पता है। ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम वैल्यू क्या होगी? तो एट STP VM is equal to 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, 22.4 लीटर पर मोल। अब हमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना है। तो देखो इक्विवेलेंट वॉल्यूम को हम कैसे निकालेंगे? देखो, जो रिलेशनशिप मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास में होती है, वही रिलेशनशिप मोलर वॉल्यूम और इक्विवेलेंट वॉल्यूम में भी होती है। ठीक है, तो जैसे मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये हम लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट गैसेस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम को डिटरमाइन करें, determination of equivalent volume of various gases। ठीक है, तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं ऑक्सीजन को। फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है।
और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना है? तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास क्या होता है? उसका एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, ठीक है? तो 16/2 8, तो 32/8 इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये सब कुछ एट एसटीपी निकाल रहे हैं। तो फिर आप यहां पे देखो, देयरफॉर इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 22.4/4, कितना आया? 5.6 लीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। 5.6 लीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पे हाइड्रोजन को, फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 1 इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। तो फिर यहां से अगर आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 11.2 लीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। जरा क्लोरीन के लिए निकालो, क्लोरीन के लिए कितना है? अच्छा, एक भी आंसर नहीं है। उन लोग ना बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर। मॉलिक्यूलर मास अपॉन, हाँ ठीक है, 11.2 लीटर सही है। तो मॉलिक्यूलर मास 71 अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी 35.5 इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम 22.4 अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। तो यहां से इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन अगर निकालें तो ये 22.4/2 11.2 लीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। जरा नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करो, नाइट्रोजन के लिए करण 5.6 कैसे निकाला बेटा? करण Sir, molecular mass divided by gram equivalent equal to
to 2.4 divided by volume equivalent of N2. फिर से बोलो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट सर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास सर। तो इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है? नो सर। हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? 28 सर। 28। और इक्विवेलेंट मास? फोर्टीन सर। अच्छा, इक्विवेलेंट मास 14 है। नाइट्रोजन मोनोवैलेंट होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अभी तुम्हारे ना कान खींचूंगा ना, समझ में आएगा। 7 सर। अच्छा, नाइट्रोजन का 7 हो गया, वैलेंसी 2 होती है नाइट्रोजन की। कमाल कर रहा है। तो यहां पे मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का अगर कंसीडर करें 28, और इक्विवेलेंट मास नाइट्रोजन का क्या होगा? एटॉमिक मास बाई वैलेंसी। नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट होता है, तो 28 अपॉन 14/3, 28 अपॉन 14/3 इज इक्वल टू 22.4 अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां से इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकालोगे तो ये कितना आ गया भाई? ये 6 आ गया, ये पूरा। तो 22.4/6 कितना आ जाएगा? 3.73 लीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जितनी भी एलिमेंट्री गैसेस हैं, मतलब जो गैसेस एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, उन सब का इक्विवेलेंट वॉल्यूम को आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, एलिमेंट्री गैसेस का जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम है वो यहां से निकाला जा सकता है। चलो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो 96.5 एम्पियर, 96.5 एम्पियर, 96.5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड, 96.5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड through molten sodium chloride, through molten sodium chloride, through molten sodium chloride for 1 minute, for 1 minute and 40 second, for 1 minute and 40 second. Calculate, calculate, first part लिखो, amount of sodium deposited at cathode, amount of sodium deposited at cathode, amount of sodium deposited at cathode. Second part लिखो, volume of chlorine evolved, volume of chlorine evolved during electrolysis at anode, volume of chlorine evolved during electrolysis at anode at STP, at STP.
2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, सही है। इतना क्या टाइम लग रहा है? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो है। अगर हम फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करें तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो W सोडियम इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे करंट एफिशिएंसी की बात नहीं की गई है, इसका मतलब कि नीटा वैल्यू 1 है। तो W सोडियम इज इक्वल टू MIT अपॉन NF। तो M यानी कि यहाँ पे उसका मोलर मास कंसिडर करेंगे तो 23 सोडियम का। I वैल्यू 96.5 एम्पियर गिवन इंटू T, तो टाइम यहाँ पे सेकंड्स में हमेशा लेते हैं, तो 1 मिनट 40 सेकंड यानी कि 100 सेकंड अपॉन N। तो अगर आप देखो जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम किस फॉर्म में है, Na पॉजिटिव के फॉर्म में है, तो ये इस तरीके से डिस्चार्ज होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो N जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है। तो N वैल्यू यहाँ पे 1 और F 96,500, ठीक है। तो ये वैल्यू ग्राम में आ जाएगी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आ गया, ये 96.5 इंटू 100 अपॉन 96,500, तो ये 2.3 ग्राम आ जाएगा। 2.3 ग्राम फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इवॉल्व निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू ये VEQ इंटू I इंटू T अपॉन F, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। इक्वलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन अभी निकाला था 11.2 है, मल्टीप्लाइड बाई I वैल्यू, तो I वैल्यू 96.5 multiplied by T 100 divided by 96500 लीटर। तो ये आ जाएगा बेटा 1.12 लीटर। 1.12 लीटर। तेरा फोन तो एंड्रॉइड। हाँ, क्या बोल रहे हैं परीक्षित? परीक्षित कुछ पूछना है क्या बेटा? आ गया समझ में सबको? अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे जो Q वैल्यू है ना, आप Q वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। तो Q वैल्यू फैराडे के टर्म्स में कैलकुलेट कर लो। तो
फैराडे के टर्म्स में क्या आ जाएगा, 96.5 इंटू 100 अपॉन 96500, ये इन टर्म्स ऑफ फैराडे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गई 0.1 फैराडे। ये कितना आ रहा है, 0.1 फैराडे। तो 0.1 फैराडे का मतलब हम कितना ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का पास कर रहे हैं, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पास कर रहे हैं। ठीक है, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि सोडियम का भी 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा और क्लोरीन का भी 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सोडियम का भी 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होना चाहिए और क्लोरीन का भी 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो सोडियम का 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट 2.3 ग्राम हो जाएगा। सोडियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट 23 ग्राम होगा। भाई सोडियम का इक्विवेलेंट मास जो है अगर आप देखो तो वो 23 है। तो सोडियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट 23 ग्राम होगा, तो सोडियम का 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2.3 ग्राम। और उसी तरीके से क्लोरीन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट 11.2 लीटर है, तो क्लोरीन का 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1.12 लीटर। तो आप उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो 48.25 एम्पियर ऑफ करंट, 48.25 एम्पियर ऑफ करंट is passed through pure water. 48.25 ampere of current is passed through pure water for 1 minute. For 1 minute. For 1 minute. Calculate total volume. Calculate total volume of all the gases. Calculate total volume of all the gases evolved. Calculate total volume of all the gases evolved in 1 minute. Calculate total volume of all the gases evolved in 1 minute. तो अब आप पहले यहाँ पे सोचो वाटर में कौन कौन से आयन हैं। तो कौन कौन से आयन है भाई वाटर के अंदर, OH plus OH minus। हाँ तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैथोड। कैथोड पे जाएगा। और OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, एनोड पे। तो कैथोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। नेचुरल सी बात है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से पास हो रही उतनी इलेक्ट्रिसिटी एनोड से भी पास हो रही। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की हम पास कर रहे हैं तो दोनों पे इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट गैसेस के प्रोड्यूस होने चाहिए। जितना ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का कैथोड पे प्रोड्यूस होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का एनोड पे प्रोड्यूस होगा। यस सर। तो फिर सॉल्व करो। दोनों गैसेस का वॉल्यूम निकाल करके फिर उसका टोटल सम बताना है। पॉइंट 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली सही है। अब देखो पहले तो Q निकाल लो। यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48.25
इंटू टी सेकेंड्स में 60 अपॉन, अगर फैराडे में इसको कन्वर्ट करना है तो 96,500। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6/200, 6/200 आएगा। ठीक है, 6/200 यानी कि 3/100, तो 0.03 फैराडे, 0.03 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं। तो अगर हम 0.03 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो फिर हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट कैथोड इज इक्वल टू 0.03। तो फिर आप यहां पे बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन W/E भी लिख सकते हो और V/VEQ भी लिख सकते हो। तो ये आ गया 0.03। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आ जाएगा 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 लीटर। जीरो 0.336 लीटर। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। आप उस फॉर्मूला को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 0.336 लीटर आ गया। अब इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट एनोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का भी 0.03 प्रोड्यूस होगा मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 5.6 लीटर है। इस बार ज्यादा सख्ती है। क्या बोल रहे हो बेटा? तो 0.168 लीटर आ गया। ये कितना आ गया? 0.168 लीटर। Therefore, total volume of gases evolved. Total volume of gases evolved. तो ये आ गया पॉइंट, कितना था पहले? 336। अरे कितना था? 0.336 336 प्लस 0.168 0.504 लीटर। ठीक है, 0.504 लीटर गैसेस का प्रोड्यूस होगा कैथोड और एनोड पे मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो कैलकुलेट the quantity of electricity, calculate the quantity of electricity that would be required, calculate the quantity of electricity that would be required, calculate the quantity of electricity that would be required to reduce
to reduce 12.3 gram 12.3 gram of nitrobenzene 12.3 gram of nitrobenzene, ये कंपाउंड है, 12.3 gram of nitrobenzene to aniline ये कंपाउंड है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 gram of nitrobenzene to aniline. आगे लिखो, if the current efficiency for the process is 50%, if the current efficiency for the process is 50%, एक और पार्ट है क्वेश्चन का, लिखो, if the potential drop across the cell, if the potential drop across the cell is 3 volt, if the potential drop across the cell is 3 volt, then how much energy will be consumed? During the process? Then how much energy will be consumed during the process? सॉल्व करो। सर एक बार पुरानी स्लाइड शो कर दो। फैराडे के टर्म्स में क्या है बेटा आर्यन?
आर्यन, यस सर। फैराडे के टर्म्स में ये वैल्यू क्या है? सर क्लोज टू 1.15। 1.15। 1.2 फैराडे आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा 1.2 फैराडे ही आ रहा है। अच्छा, अब मुझे बताओ तुमने सॉल्व कैसे किया? सर W इज इक्वल टू E इंटू I इंटू T अपॉन F। हाँ ठीक है। तो I जो है वो 50% ऑफ जो ओरिजिनल करंट है उस पे मान लेंगे। मतलब 0.5। यस ये सर। नीटा नीटा की बात करो। यस सर। ठीक है, नीटा 0.5 हो गया। फिर सर I इंटू T जो हो जाएगा वो Q हो जाएगा 4। आई इंटू टी तो क्यू हो जाएगा, और क्यू ही आपसे पूछ रहे हैं। यस सर वो निकल जाएगा। ठीक है, फिर ई क्या होगा? इक्विवेलेंट मास। सर 123 अपॉन 6। 123 बाई 6। 2। हाँ, 6। 123 बाई 2। ये गलत है बेटा। यस सर 2 है। देखो मैं बताता हूं आपको, इसमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो यही है, एन वैल्यू निकालना। तो आप इसको समझो कैसे निकालेंगे एन वैल्यू। दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे एन निकाला जा सकता है। ये नाइट्रोबेंजीन है और ये कन्वर्ट हो रहा है एनिलीन में। तो नाइट्रोबेंजीन में अगर आप इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना आता है बताओ? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो ये 2 ऑक्सीजन का -4 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन का -4। और ये फिनाइल जो है एल्काइल ग्रुप है। कोई भी एल्काइल ग्रुप जब नॉन मेटल से अटैच होता है तो उस पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। तो इस फिनाइल की +1 हो जाएगी। दोनों ऑक्सीजन की -4, तो -4 एंड +1 -3, तो नाइट्रोजन का +3 होगा। तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। एनिलीन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो यहां पे आप देखो, दोनों हाइड्रोजन का +2 और फिनाइल का +1, तो +2 एंड +1 +3, तो नाइट्रोजन का -3। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम +3 टू -3, +3 टू -3। तो यहां पे 6 यूनिट का चेंज हो रहा है। तो n इज इक्वल टू 6 होगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो यहां पे 6 यूनिट का चेंज हो रहा है, +3 टू -3। तो n वैल्यू 6 होगी। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, इस हाफ रिएक्शन को आप बैलेंस कर दो। ठीक है, इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करके आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं आपको हाफ रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाता हूं। अगर हम इसको ऑब्वियसली हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना, तो ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू ही बैलेंस होगा। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करेंगे और उसके थ्रू बैलेंसिंग करेंगे। मान लो हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो रिडॉक्स चेन में इन्वॉल्व है नाइट्रोजन। यहाँ पे रिडॉक्स चेन में नाइट्रोजन इन्वॉल्व है और नाइट्रोजन का नंबर दोनों साइड में बराबर है। फिनाइल ग्रुप ऑब्वियसली ये भी दोनों साइड में है, तो ये भी बैलेंस्ड है। तो आप सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या करेंगे, इधर 2H2O।
और इधर क्या करेंगे, डबल हाइड्रोजन आयन 4H पॉजिटिव। अब आप देखो, आपने देखा प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं तो 2H पॉजिटिव इधर ऐड कर दोगे जिधर हाइड्रोजन कम है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो क्या रिएक्शन मिली, नाइट्रोबेंजीन प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स एनिलीन प्लस 2H2O, एनिलीन प्लस 2H2O। अब आप देखो इधर टोटल चार्ज +6 है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में टोटल चार्ज क्या है, 0। तो क्या करोगे, रिएक्टेंट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करके नेट चार्ज इधर भी 0 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो इस हाफ रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए एन वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। एन वैल्यू यहां पे 6 होगी। अब आप देखो 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करना है, तो अगर हम यहां पे देखें तो ये रिजल्ट है W इज इक्वल टू नीटा M I T अपॉन N F। नीटा वैल्यू, एक मिनट, आपको यहां पे निकालना क्या है, I इंटू टी निकालना है, मतलब I इंटू टी की जगह आप Q लिख दो तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WNF अपॉन नीटा इंटू M, ये Q हो जाएगा। अब W वैल्यू क्या है 12.3, N वैल्यू 6, F वैल्यू अगर हम फैराडे के टर्म्स में ही डायरेक्टली निकालें तो नीटा वैल्यू क्या 0.5, और मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोबेंजीन का 123, ठीक है 123। तो अब आप देखोगे तो ये 12.3 अपॉन यहाँ पे ये 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 10 इंटू 0.5 तो ये 1.2 फैराडे आ जाएगा बेटा। Q इज इक्वल टू 1.2 फैराडे आ गया। ये क्लियर है ना सबको? Yes. Yes, sir. ठीक है, Q इज इक्वल टू 1.2 फैराडे। फर्स्ट पार्ट में हमें Q ही निकालना था तो हमने Q वैल्यू को निकाल लिया, 1.2 फैराडे आ रहा है। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी इस प्रोसेस में। एक तरीके से आपसे ये पूछा जा रहा है कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, ठीक है, आपसे यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। Amount of energy consumed during the process is equal to W electrical and this is equal to Q into V। ये क्या हो जाएगा Q into V। अब Q वैल्यू हमने निकाला है 1.2 फैराडे, तो इसको हम कूलम में कन्वर्ट कर लेते तो 1.2 इंटू 96500 मल्टीप्लाइड बाय V, तो 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना ये जूल में आ जाएगा, ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जूल आ जाएगी, ये इन टर्म्स ऑफ जूल आ जाएगा। कितना है सॉल्व करके, थ्री 374400 347,400।
तो 347,400 जूल, या हम इसको बोल सकते हैं बेटा 347,4 किलो जूल। 347.4 किलो जूल ये आ जाएगा। तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो अ पीस ऑफ कॉपर मेटल, अ पीस ऑफ कॉपर मेटल, अ पीस ऑफ कॉपर मेटल is, a piece of copper metal is to be electroplated. A piece of copper metal is to be electroplated, is to be electroplated from all sides, from all sides with silver. A piece of copper metal is to be electroplated from all sides with silver to a thickness of, with silver to a thickness of 1 micrometer. 1 micrometer. तो उस कॉपर मेटल पीस के ऊपर हमें सिल्वर की कोटिंग करनी है, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और उसकी थिकनेस क्या है? 1 माइक्रोमीटर। आगे लिखो इफ द मेटल स्ट्रिप, if the metal strip, if the metal strip measures, if the metal strip measures 50 millimeter, 50 millimeter by 10 millimeter by 1 millimeter, 50 millimeter by 10 millimeter by 1 millimeter, ये उस मेटल स्ट्रिप की डायमेंशन है। ठीक है, इफ द मेटल स्ट्रिप मेजर्स 50 millimeter by 10 millimeter by 1 millimeter। आगे लिखो हाउ लॉन्ग मस्ट द सोल्यूशन, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम, हाउ लॉन्ग मस्ट द सोल्यूशन, how long must the solution which consists of how long must the solution which consists of AgCN twice negative, AgCN twice negative ion, AgCN twice negative ion will be electrolyzed by using current of 100 milliampere, by using current of 100 milliampere, by using current of 100 milliampere। आगे लिखो if the density of silver metal, if the density of silver metal, if the density of silver metal is 10.5 gram per centimeter cube, if the density of silver metal is 10.5 gram per centimeter cube। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉपर मेटल स्ट्रिप है, ठीक है। इस कॉपर मेटल स्ट्रिप की डायमेंशंस गिवन है, बता रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो है 50 मिलीमीटर, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है ये 10 मिलीमीटर है, और इसका जो ये थिकनेस है ये बता रहे 1 मिलीमीटर है। इस पूरे मेटल स्ट्रिप के ऊपर हमें क्या करना है, सिल्वर की कोटिंग करनी है, हर साइड से सिल्वर की कोटिंग करनी है, ठीक है। तो हम यहां पे निकालेंगे कि कितना अमाउंट सिल्वर का हमें इसके ऊपर डिपॉजिट कराना है। हमें अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड निकालना है। मैं अभी आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, बाकी सॉल्व आपको खुद करना है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है इसके ऊपर कितना टोटल अमाउंट सिल्वर का डिपॉजिट होगा, और वो अमाउंट अगर हमें मिल गया तो फिर आगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करके टाइम निकाल सकते हैं, कितने टाइम तक करंट पास करनी होगी, सब कुछ गिवन है। W इज इक्वल टू ये MIT अपॉन NF, तो आपको वो रिजल्ट यूज करना है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो AgCN ट्वाइस नेगेटिव है, इसके अंदर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी होगी। तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, कोई बताएगा? इसके अंदर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। देखो इस पूरे पे चार्ज -1 है, तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका -1 हो जाएगा। 2 साइनाइड आयन है तो 2 साइनाइड आयन का -2 हो जाएगा, तो सिल्वर का +1 होना चाहिए। तो अब सोचो यहां से सिल्वर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां से वो सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 0। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो क्या है, 1 यूनिट। तो n वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी इस प्रॉब्लम में, n वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 1 यूनिट का रिडॉक्स चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। तो n चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो होता है, तो n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, पहले तो इस मेटल स्ट्रिप का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना है। इस मेटल स्ट्रिप का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना है। अब उस टोटल सरफेस एरिया पे हम कितना थिकनेस का, 1 माइक्रोमीटर थिकनेस का सिल्वर की कोटिंग कर रहे हैं। तो वो टोटल सरफेस एरिया इनटू थिकनेस से सिल्वर का वॉल्यूम जो डिपॉजिट हुआ वो मिल जाएगा, और सिल्वर की डेंसिटी गिवन है प्रॉब्लम में, तो उससे सिल्वर का मास मिल जाएगा, और सिल्वर का मास मिल गया तो फिर आगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को अप्लाई करना है। तो सॉल्व कर जाओगे इस क्वेश्चन को? यस सर। यस। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। एक दो और अच्छी प्रॉब्लम्स हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड, तो जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उसमें मैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, कंडक्टेंस मेजरमेंट। ओके बेटा? ओके सर। थैंक यू सर।